हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो हमारी चल रही थी बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। तो बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर वो नहीं देखा है आपने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उसको जाके देखिए, जिससे वो सब्जेक्ट भी आपका कवर हो। बाकी अगर आपने वो देख लिया है तो इस लेक्चर पे आ जाइए। तो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हम डिटेल में देखेंगे, जो भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और स्मॉल क्वेश्चन, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं बच्चों। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ ही हमारे चैनल के ऊपर लेक्चर्स भी अपलोड है ऑलरेडी पहले से, लेकिन कुछ दिनों में हम वापस से अपडेट करेंगे लेक्चर्स को। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप न्यू बैच है आपका तो जुड़ जाइए। अगर आपकी एग्जाम आने वाली है तो आप इस लेक्चर को देखिए, ये आपकी एग्जाम में काफी मदद करने वाली, काफी हेल्प करने वाली है एग्जाम रिवीजन में। बाकी सेकंड सेमेस्टर पे भी हम आ जाएंगे कुछ दिन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे। चलिए, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे कि जो यूनिट है पहले उनका हमने क्वेश्चंस अरेंज किए थे, उनके बाद एक्सप्लेनेशन दे रहे, लेकिन अब हमने साथ के साथ ही एक्सप्लेनेशन आपको देना स्टार्ट कर दिया है, जिससे आपको काफी मदद मिल सके समझने के लिए। तो यूनिट फर्स्ट से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ना बच्चों, ये डिपेंड करता है बेसिकली, जो ये क्वेश्चन मैंने अरेंज किए ना, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी है, और थोड़ा सा जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो भी क्वेश्चन के अंदर ऐड हुए हैं। तो काफी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस बने हैं, काफी हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से, मैं देखिए हर सब्जेक्ट के अंदर ये क्वेश्चन रखता हूं बच्चों, क्योंकि देखिए जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने जाओगे ना, उसी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज नहीं है, एग्जामिनर एक टेस्ट तो ले ही सकता है 2 मार्क्स में आपका, कि बच्चा जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने आया है उसकी डेफिनेशन उस बच्चे को पता होगी, ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है बच्चे से। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बाकी मैंने देखा भी है काफी पेपर्स में, 2-3 साल के पेपर्स में मैंने देखा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिफाइन टर्म एनालिसिस। एनालिसिस होता क्या है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है, तो हमें क्यों नहीं है, हम इसको स्टडी कर ले, पहले ही समझ लें। तो काफी बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन होने वाला है। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। कि कोई मेडिसिन है हमारी, या कोई भी प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना, क्वांटिटीफाई करना कि वो क्वालिटी उसकी प्रॉपर है या नहीं, या उसमें कंपोजिशन क्या क्या है, उसको डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली एनालिसिस किया जाता है। टाइट्रेशंस वगैरह परफॉर्म की जाती है, मतलब टेस्टिंग की जाती है, उसको बोलते हैं एनालिसिस लेबोरेटरी में बेसिकली। तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, डिफाइन एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? देखिए, कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो होते हैं एरर्स। तो बेसिकली एरर आर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। मतलब कोई टाइट्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो रिजल्ट आपको चाहिए कि हाँ ये रिजल्ट एक्यूरेट है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। किस कारण से नहीं आया? वो कोई ना कोई तो दिक्कत आई है उसके अंदर, कोई ना कोई तो एरर हुआ है उसके अंदर। तो वही है एरर, ये कोई ना कोई तो मिस्टेक आपने की है, या तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बनाया है आपने, या प्रॉपर तरीके से जो भी ब्यूरेट पिपेट यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से आपने क्लीन नहीं किया है, तो रीडिंग आपने प्रॉपर तरीके से नहीं देखी है। तो ये होते हैं एरर्स, जिसके कारण से आपका रिजल्ट करेक्ट नहीं आता है। तो एरर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एरर आर डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट। जिससे क्या होता है, जो हमारा एनालिटिकल रिजल्ट होता है ना बच्चों, वो अफेक्ट होता है। तो ये है एरर। प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या है?
ये भी कंफर्म करना ही है किसी कंडीशन को, कंसिस्टेंसी को, रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, कि जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बार बार हमें सही मिलेगा या नहीं, उस चीज को बोलते हैं प्रिसिशन। देखिए इसमें क्या है, प्रिसिशन रेफर टू कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। मतलब कि कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं, कोई टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, अगर उसको हम 3 टाइम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये उम्मीद रहेगी कि हाँ हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट लगभग सेम आएगा। तो अगर सेम आ रहा है तो मतलब वो प्रिसिशन है, एक्यूरेट है हमारी जो भी हम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस चीज को हम बोलते हैं प्रिसिशन, उसको रेफर करना कंसिस्टेंसी को, कि जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसिस्टेंटली आ रहा है, हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज है, इसकी डेफिनेशन आपको, आप देखिए एक चीज की डेफिनेशन काफी टाइप से हो सकती है। अब आपको ये थोड़ी इजी लगे तो ये याद कर लेना, बाकी अगर आपको दूसरी डेफिनेशन इजी लगे तो दूसरी याद कर लेना। यहां पे बात हो रही है इंपोर्टेंट की, कि क्वेश्चन कौन सा आ सकता है उसकी बात हो रही है, ये कोई लेक्चर नहीं है। यहाँ पे प्रिसिशन की जहां से भी आपको अच्छी डेफिनेशन मिले, क्योंकि जो डेफिनेशन, जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो याद रहेगी नहीं आपको बच्चों। तो क्यों ना हम इजी लैंग्वेज की कोई डेफिनेशन याद कर लें जो आपको याद हो सके, तो उस पर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से बच्चों? सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज, कौन कौन से सोर्स है इंप्योरिटीज के जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं? तो बेसिकली रॉ मटेरियल से इंप्योरिटीज स्टार्ट हो जाती है। कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग भी कंटामिनेशन हो सकता है, इंप्योरिटीज हो सकती है। स्टोरेज कंडीशन के अंदर भी हो सकती है, डिकम्पोजिशन हो सकता है, या पैकेजिंग मटेरियल के कारण हो सकती है। तो ये चीजें हैं, ये सोर्स हैं इंप्योरिटीज के इन मेडिकल एजेंट्स। तो इनको आपको डिटेल में लिखना है। ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से याद कर लेना इसको। क्लासिफाई एरर एंड मेथड टू मिनिमाइज देम। अब एरर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उनको क्लासिफाई करना है कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। बाकी कौन कौन से मेथड हैं जिससे एरर्स को कम किया जा सकता है, वो आपको याद करनी है। तो पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बता रहा हूं, थोड़ा सा रिवीजन में भी आपको करवा रहा हूं, बाकी आपको डिटेल में, या तो आपने पहले स्टडी कर लिया इसलिए आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर नहीं की है स्टडी तो डिटेल में स्टडी करो। ये आपको एंड टाइम में काम आने वाला है, ये लेक्चर संभाल के रखना, इसको सेव कर लेना बच्चों। जब आपकी एग्जाम होगी ना तब आपके हेल्प करेगा। जो बच्चे एग्जाम टाइम में स्टडी कर रहे हैं, अचानक से उनको याद आ गया कि हाँ एग्जाम आ गए हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो बच्चों तैयार हो जाओ, ये आपके लिए काम में आने वाला है। इसको सेव कर लेना, इस वीडियो को अपने फोन में, एग्जाम से आधे घंटे पहले देख लेना इस वीडियो को, नहीं पार रख जाएगी आपकी। चलिए, क्लासिफाई एरर्स, मेथड ऑफ मिनिमाइज देम। बेसिकली टाइप, कौन कौन से टाइप है एरर के? सिस्टमिक एरर है, रैंडम एरर है, ग्रोस एरर्स। 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है डिटेल में। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन से क्या होगा? एपरेटस को चेक किया जा सकता है कि एपरेटस हमारा प्रॉपर काम कर रहा है नहीं, प्रॉपर रीडिंग दे रहा है नहीं, प्रॉपर हैंडलिंग, जो भी मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, वो हो रहा है तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, एरर नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर उसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो परफॉर्म करना है, जिससे एरर्स को कम किया जा सकता है। आगे देखिए, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। जो टेक्निक्स है ना एनालिसिस की, बेसिकली जो हमारे सिलेबस के अंदर सारी टेक्निक्स दी गई है, इस एनालिसिस के अंदर सभी टेक्निक्स के बारे में लगभग पूछा गया, ग्रेविमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, टीसी जो भी है, तो उन टेक्निक्स का क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में याद भी कर लेना, जैसे ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, अगर थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे तो आगे जब टॉपिक आएगा ना आपका आगे यूनिट्स में, जैसे लास्ट यूनिट में पोटेंशियोमेट्री, ग्रेविमेट्री आएगा, तो वहां पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पे इसी यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आपको स्टडी कर लेना है डिटेल में। तो क्लासिकल मेथड, 2 टाइप से डिफरेंट टेक्निक्स को डिवाइड किया गया, क्लासिकल मेथड्स, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। फर्स्ट क्लासिकल में ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, 2 टाइप्स के टाइट्रेशंस हैं, एनालिसिस हैं। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स के अंदर।
क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है आपको। तो ये हो गई हमारी यूनिट फर्स्ट। चलिए यूनिट सेकंड पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू, कोई सोचना समझना कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट पुट अप कर देगा ऐसे क्वेश्चंस को और आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। देखिए बच्चों, अगर ये चीज आप भूल गए ना कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, तो अगर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ना नीचे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आ गया एसिड डिफाइन एसिड बेस टाइट्रेशन, और यहां पे आप कंफ्यूज हो गए कि एसिड बेस टाइट्रेशन होती क्या है। अगर नीचे बाई चांस 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में इसको पूछ लिया तो आपके सारे मार्क्स उड़ जाएंगे, कुछ नहीं आएगा आपको वहां पे। तो डेफिनेशन सभी टॉपिक्स की याद करनी है आपको, जो मैं मेंशन कर रहा हूं उनकी तो करनी है, बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं उनकी भी डेफिनेशन आपको याद करनी है। जितने टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, एक पेन और कॉपी लेके उसको लिख लीजिए, सभी डेफिनेशन को लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, काम आने वाली है आपको लास्ट टाइम में जब रिवाइज करके जाओगे ना आप इन चीजों को। तो अगर आपको थोड़ा कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन याद है ना इस चीज की, तो बच्चों काफी मदद मिलने वाली है, ये चीज ट्राई करके देखना आप। तो डिफाइन एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली क्या होती है, एक टाइट्रेशन मेथड है यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। इसमें बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का यूज किया जाता है। क्या डिटरमाइन किया जाता है इसके अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शंस हैं उसके। डिफाइन नॉन एक्वस, नॉन एक्वस का क्या है, इसमें जो सोलवेंट होता है वो वाटर का यूज नहीं करेंगे। नॉन एक्वस यहाँ पे लिख दिया, एक्वस का मतलब वाटर से रिलेटेड है, तो नॉन एक्वस है यहाँ पे जो सोलवेंट है वाटर का यूज नहीं किया जाता है। बेसिकली ये जो टाइट्रेशन होती है कैरिड आउट इन सोलवेंट अदर देन वाटर यूज फॉर वीकली एसिड और जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं, वीकली जो एसिड और बेस होते हैं उनके लिए बेसिकली नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है। ये चीज याद रखना बच्चों आप, ये डेफिनेशन इसकी। व्हाट इज एल्केलीमेट्री, अब देखिए यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो एल्केलीमेट्री होती क्या है, बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसिड यूजिंग ए स्टैंडर्ड एल्कलाई सॉल्यूशन। बेसिकली एल्कलाई सॉल्यूशन का इसके अंदर यूज किया जाता है और टाइट्रेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है एसिड का यूजिंग स्टैंडर्ड एल्कलाई सॉल्यूशन। ये एल्केलीमेट्री है, डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है इस पे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको याद करना ही है। एग्जांपल देखिए, नॉन एक्वस इंडिकेटर्स, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में दे ही नहीं रखा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आए भी हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन से आपको पूछ लेते हैं एग्जामिनर, आपका टेस्ट करने के लिए कितना डीपली आपने स्टडी किया है बच्चों। एग्जामिनर के हिसाब से अगर आप स्टडी करोगे ना तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो पासिंग मार्क्स ही स्कोर कर पाओगे आप। तो कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन एक्वस इंडिकेटर्स के, क्रिस्टल वोयलेट, थाइमोल ब्लू, एजो वोयलेट। तो चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट से, न्यूट्रलाइजेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में तो आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है बच्चों। देखिए बार बार रिपीट क्यों होते हैं, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं अपनी कि हर बार नए क्वेश्चन बना दें आपके लिए। ये रिपीट होंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सिलेबस है बी फार्मा के अंदर, 5 यूनिट्स हैं, उनके अंदर लिमिटेड टॉपिक्स हैं। अगर उनको रिपीट नहीं करेगा तो क्या करेगा एग्जामिनर, तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक पेपर के अंदर 50% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पिछले पेपर्स के, ये चीज याद रखना आप। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व बेसिकली एक ग्राफ होता है अकॉर्डिंग टू पीएच चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के अंदर जैसे जैसे पीएच चेंज होती है, जैसे डिफरेंट टाइप्स की टाइट्रेशंस होती हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस की एसिड के साथ है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की बेस के साथ है, कोई वीक बेस की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स होते हैं, डिफरिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस। तो बेसिकली क्लासीफाई क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग, क्लासीफाई एसिड बेस टाइट्रेशन, बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन एसिड बेस टाइट्रेशन के उसको लिखना है। इसके साथ साथ एक टाइट्रेशन यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने के लिए बोल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच जो टाइट्रेशन होती है उसके बारे में लिखना है। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच भी टाइट्रेशन होती है, सॉरी अपोजिट, वीक बेस के
मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो सकता है। टाइप बेसिकली होते हैं, देखिए टाइप देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होती है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मतलब 4 कंडीशंस बन सकती है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं टाइप ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। और न्यूट्रलाइजेशन कार्यों के अंदर भी यही चीजें मेंशन होती हैं, इनके अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, शार्प पीएच चेंज होता है एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच का चेंज होता है, रिक्वायरिंग ए न्यूट्रल इंडिकेटर। बेसिकली एक न्यूट्रल इंडिकेटर की रिक्वायर्ड होती है, जैसे एग्जांपल है इसका फिनोप्थिलीन। ये क्वेश्चन भी आपको निकाल के पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज होता है शार्प पीएच चेंज के लिए। न्यूट्रल इंडिकेटर, जिसका एग्जांपल दीजिए फिनोप्थिलीन, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आपने भी यूज किया होगा इसको लेबोरेटरीज में। चलिए यूनिट 3 पे चलते हैं। वोलार्ड्स मेथड, फजान्स मेथड, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए शॉर्ट में, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। और को प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जैसे एक तो होता है प्रिसिपिटेशन, एक होता है को प्रिसिपिटेशन, अनटेंशनल इंक्लूजन ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब बिना रिक्वायर्ड के ही प्रिसिपिटेशन के अंदर जो प्रिसिपिटेट बन रहा है उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं ड्यूरिंग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो उस चीज को बोलते हैं को प्रिसिपिटेशन। तो वोलार्ड्स मेथड, फजान्स मेथड, को प्रिसिपिटेशन, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं स्मॉल, जो 2 मार्क के क्वेश्चन है यूनिट 3 से। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मास्किंग डी मास्किंग एजेंट। मास्किंग डी मास्किंग एजेंट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है बच्चों आपको। बेसिकली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को डिटेल में आपको स्टडी करना है 10 मार्क्स के लिए। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं 10 मार्क्स के लिए। अगर देखिए 10 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं, अब 10 मार्क्स में नहीं आ रहा तो 5 मार्क्स में तो जरूर आएगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर एक यूनिट से एक क्वेश्चन भी उठाता है तो 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा है तो एक यूनिट से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये चीज याद रखना आप। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को 10 मार्क्स के लिए, जो डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन होती है उनको भी 10 मार्क्स के लिए स्टडी करना है आपको। तो बेसिकली टाइप्स आपको स्टडी करने हैं, इडिटियर टाइट्रेशन होती है, डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है, बैक टाइट्रेशन होती है, सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन होती है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइप्स होते हैं बच्चों। इसके अलावा मास्किंग एजेंट्स के बारे में आपको स्टडी करना है, प्रिवेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम अनवांटेड आयंस, डीमास्किंग एजेंट, रिवर्स मास्किंग टू अलाउ रिएक्शन ऑफ प्रीवियसली मास्क्ड आयन, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, बेसिकली प्रिंसिपल मेथड एप्लीकेशन, सब कुछ आपको स्टडी करना है। तो अब देखिए 10 मार्क्स के लिए तो आपने सब कुछ स्टडी कर लिया, लेकिन 5 मार्क्स में आपको प्रिंसिपल्स पूछ ले, एप्लीकेशंस पूछ ले, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने 10 मार्क्स के लिए स्टडी किया है तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है इसका, बेस्ड ऑन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन वेयर ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो प्राइमरी एमीन है ना वो रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रेट के साथ इन एसिडिक मीडियम फ्रॉम, जिससे क्या मिलता है हमें, डाइएजोनियम साल्ट मिलता है। रिएक्शन आपने देखी होगी बच्चों, अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स लिए हैं, स्टडी की है, तो आपको पता होगा ये रिएक्शन के अंदर क्या होगी, क्योंकि रिएक्शन हमने यहाँ पे नहीं बताई है। मेथड्स कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, बेसिकली डायरेक्ट मेथड और बैक टाइट्रेशन मेथड बेसिकली यूज होते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर। एप्लीकेशन कहाँ होता है इसका, यूज इन असे ऑफ सल्फोनामाइड्स, एनिलीन एंड अदर एरोमेटिक एमीन्स। तो एग्जांपल पूछ सकता है कि राइट टू एप्लीकेशन ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, सो बेसिकली सल्फोनामाइड कैसे के लिए, एनिलीन कैसे के लिए, तो एग्जांपल पूछ सकता है आपको। चलिए यूनिट 4 पे चलते हैं। तो स्मॉल क्वेश्चन बन सकता है इससे, व्हाट इज ब्रोमेटोमेट्रिक टाइट्रेशन, पूछा गया है बार बार ये क्वेश्चन। ब्रोमेटोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, बेसिकली एक रेडोक्स टाइट्रेशन, इसके अंदर ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेसिकली टाइट्रेशन के लिए, और टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बेसिकली 2 मार्क्स में पूछा सकता है। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, रिडक्शन के अंदर क्या होता है। ऑक्सीडेशन के बेसिकली अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। डिटेल में स्टडी करना है इसको। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट 4 से क्या बन सकते हैं। आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों इसके ऊपर, डिफरेंशिएट आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी बनता है ये क्वेश्चन, और 5 मार्क्स में भी बनता है।
तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है बच्चों की। ये दोनों सेम ही लग रहे हैं पर डिफरेंस क्या है इनमें। तो एग्जामिनर भी आपके दिमाग का टेस्ट जरूर करता है कि हाँ बच्चों को पता है या नहीं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर बच्चों, वो आपको यहाँ पे बताता हूं मैं। आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री, आई और ओ, ये वर्ड का डिफरेंस हो गया, कंफ्यूज मत होना कि सेम है। आयोडीमेट्री में क्या होता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है यूजिंग आयोडीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आयोडीन को यूज कर लिया। लेकिन आयोडोमेट्री में क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होती है, वेयर आयोडीन इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन। इसमें आयोडीन निकलता है रिएक्शन से और उसमें यूज में लिया जाता है। आयोडीमेट्री में यूज में लेते हैं आयोडीन, और आयोडोमेट्री में निकलता है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ना वो आयोडीन होता है। वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो अपने आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। समझ में आ गई आपको ये चीज। तो चलिए आगे देखिए, टाइप्स, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। क्या क्या टाइप्स हैं, प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप की रेडॉक्स टाइट्रेशन, जैसे आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, परबेंगोटोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, सेरीमेट्री, ये सभी रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इससे आपके कितने क्वेश्चन कवर हो आप सोच नहीं सकते। आयोडीमेट्री भी आपके सिलेबस में है, आयोडोमेट्री भी है, ब्रोमेटोमेट्री भी है, सेरीमेट्री भी है। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी क्योंकि रेडॉक्स टाइट्रेशन है बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एप्लीकेशन कहां कहां होते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के, यूज इन फार्मास्यूटिकल, वाटर एनालिसिस, फूड इंडस्ट्री। बेसिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा अच्छे से इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं लास्ट यूनिट पे। तो एल्कोविक इक्वेशन, एल्कोविक इक्वेशन, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है, इक्वेशन भी आपको याद करनी है बच्चे। इसकी डेफिनेशन की क्या होती है, छोटा सा ओवरव्यू। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन करंट एंड कंसंट्रेशन इन पोलैरोग्राफी। बेसिकली क्या करता है एल्कोविक इक्वेशन, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन करंट एंड कंसंट्रेशन इन पोलैरोग्राफी। इसको डिस्क्राइब करता है, इसकी एक इक्वेशन होती है, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है लेकिन आपको याद करनी है उसको, वो भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अंदर लिखनी है। एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी, पोलैरोग्राफी के एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं। तो यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन, विटामिन, एंटीबायोटिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग जितने आपको याद हैं वो लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में आता है तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो आइए आगे आइए, अब एक क्वेश्चन बन सकता है जो कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाइड्रोजन सेल। बेसिकली हाइड्रोजन जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप है, लेकिन अलग अलग भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको याद करना है दोनों को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बाकी हाइड्रोजन सेल्स होते हैं ना, वो केमिकल एनर्जी इन चीजों का यूज नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का यूज करते हैं। बेसिकली a type of electrochemical cell using hydrogen and oxygen gas to produce electricity। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोजन सेल की एक क्वालिटी होती है। अब देखिए इसमें डायग्राम के साथ कंडक्टोमेट्रिक जो सेल है उसको डिटेल में स्टडी करना है आपको। डायग्राम भी उसका आना चाहिए आपको, जैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम भी आपको आना चाहिए, हाइड्रोजन सेल का डायग्राम भी आपको याद करना है। अगर 5 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डायग्राम के साथ समझाना पड़ेगा इसको, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिल पाएंगे। एक्सप्लेन पोलैरोग्राफी, पोलैरोग्राफी को डिटेल में स्टडी करना है। वोल्टामेट्री होती है, टेक्निक होती है यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस। बेसिकली इनके लिए यूज में ली जाती है, एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर बच्चों। तो इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आपको स्टडी करने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी एंड मोलेलिटी। तो मोलरिटी और मोलेलिटी, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपको, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलरिटी के अंदर लीटर आएगा और मोलेलिटी के अंदर किलोग्राम आएगा, इतना ही डिफरेंस है बस। देखिए आप, मोलरिटी क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने मोल हैं सोल्यूट के अपॉन कितना लीटर सॉल्यूशन है, ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली। और सेम इसी में यहां पे लीटर की जगह किलोग्राम हमने रख दिया तो हो गया हमारा मोलेलिटी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है।
व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, 5 मार्क्स पे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, हाईली प्योर एंड स्टेबल सबस्टेंस यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। सबस्टेंस होते हैं प्योर और स्टेबल, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। एसिड बेस इंडिकेटर चेंज कलर एट स्पेसिफिक पीएच वैल्यू ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द मॉलिक्यूल, इनकी इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है एट पीएच, डिफरेंट पीएच पे, तो ये कलर चेंज करते हैं। तो ये बेसिकली इनकी एक थ्योरी है, वो आपको याद करनी है 5 मार्क्स के लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट जो हमारी यूनिट फर्स्ट के अंदर दे रखा है ना, कुछ कंपाउंड का लिमिट टेस्ट आपको याद करना, जैसे इंपॉर्टेंट है क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के लिमिट टेस्ट आपको आनी चाहिए बच्चों, पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के अंदर। तो लिमिट टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, डिटरमाइन द परमिसिबल लेवल ऑफ क्लोराइड इन फार्मास्यूटिकल यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन बेसिकली इसके अंदर कराई जाती है। लिमिट टेस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड बेसिकली इसके अंदर डिटरमाइन इंप्योरिटीज इन सोडियम क्लोराइड यूजिंग प्रिसिपिटेशन मेथड बेसिकली इसके अंदर यूज होता है, तो इसको डिटेल में स्टडी करना है। तो ये कुछ अदर टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। बाकी सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। अकेले अकेले स्टडी मत करो, अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलो, क्योंकि आगे वही आपको सपोर्ट करेंगे, वही आपके साथ चलने वाले हैं, इसके अलावा कोई आपका साथ नहीं देगा बच्चों। अपने दोस्तों को साथ लेके चलो, साथ मिलके ग्रो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट सब जानते हैं आप, फार्मास्यूटिक्स होने वाला है, तो बस सपोर्ट कीजिए आप लोग, हम रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।